उत्तराखंड में बढ़ रहे पलायन और बेरोजगारी की समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे योजना संचालित की जा रही है। योजना अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम 15 लाख और मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी, साथ ही ब्याज में भी पहले 5 साल तक 1 से 1.5 लाख रुपए तक छूट दी जा रही है। योजना द्वारा 1 से 6 कमरों का नया मकान बनाने या पुराने मकान के नवीनीकरण पर भी राजकीय सहायता दी जाएगी। होम स्टे में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप अपने घर को होम स्टे की तरह भी चला सकते हैं। होम स्टे योजना के फायदे 1000, देगी सब्सिडी सबको सरकार, अतिथियों का करें सत्कार, अब घर बैठे पाएं रोजगार। It's been lovely. It's like a second home. विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिले के पर्यटन कार्यालय से संपर्क करें अथवा उत्तराखंड पर्यटन की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक जारी। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सरकार ले सकती है सख्त फैसला। नए साल के जश्न के बीच बड़ा कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 59 नए संक्रमित मिले। प्रदेश भर में मरीज, 255 एक्टिव केस। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए देहरादून में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी। डीएम ने जारी किया आदेश। और पीएम मोदी की रैली से भाजपा के एक तीर से 2 वार। कुमाऊं में 29 सीटों पर सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश। विपक्षियों पर भी किए खूब सियासी वार। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले नए साल के जश्न के बीच कोरोना की करते हैं। नए साल के जश्न के बीच कोरोना का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 59 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि किसी मरीज की मौत की खबर अब तक सामने नहीं है। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक 16 मरीजों ने कोरोना की जंग जीती है। प्रदेश भर में 255 एक्टिव केस हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि सामने आए नए मामलों में देहरादून में सर्वाधिक 25, नैनीताल में 12, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 2, हरिद्वार में 7, चमोली और उत्तरकाशी में 1, उधम सिंह नगर जिले में 9 मामले शामिल हैं। मांशु, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे, बात करते हैं दूसरी खबर की। बता दें कि सचिवालय में कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक कैबिनेट के लिए की जा रही है और कई अहम फैसले लेने की भी बात सामने है। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर भी निर्णय लिया जा सकता है। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल से, जो कि इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कोविड-19 को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है? कैबिनेट की बैठक जो है वो जारी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सचिवालय में चल रही है और साल 2021 की अंतिम कैबिनेट बैठक है। और जो तमाम जो यहाँ पर कैबिनेट में मुद्दे आए हैं उन पर विस्तार से चर्चा चल रही है। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से अब उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता जनवरी पहले सप्ताह में लग सकती है, तो इस लिहाज से भी जो ये कैबिनेट बैठक है, अब जो कैबिनेट बैठक है सरकार की हो रही है, अंतिम कैबिनेट बैठकों का दौर यहाँ पर जारी है। तो कोई बड़ी सौगातें आम जनता को लेकर भी कैबिनेट बैठक से मिल सकती हैं। जी मनीष, आज शाम को भी सीएम कोरोना को लेकर बैठक करेंगे, वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा संभव है। आपके पास क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल शाम को मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक भी होनी है और उससे पहले कैबिनेट में विस्तार से इस पर चर्चा होगी कि आखिरकार जो वैक्सीनेशन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने ऐलान किया हुआ है कि 3 जनवरी से 15 साल से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण अभियान शुरू होगा, तो उसको लेकर भी कैबिनेट बैठक में विस्तार से चर्चा हो सकती है कि आखिरकार क्या कुछ जो सरकार है या प्रशासन है उसके सहयोग से ये टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा और तमाम जो टीकाकरण अभियान चलेगा उसकी शुरुआत जो होगी उसमें कहां पर जो सरकारी
विभागों के जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो टीकाकरण अभियान चलाएगा, उसके अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। और हो सकता है कि जो सरकार में मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस अभियान में यहाँ पर कई जगहों पर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो इसको लेकर कैबिनेट बैठक में रूपरेखा तय हो सकती है कि आखिरकार किस तरीके से प्रधानमंत्री का जो विजन कोविड टीकाकरण को लेकर है, उसको लेकर यहाँ पर उसको जनता के बीच पहुंचाना है, ताकि जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण यहाँ पर शुरुआत में कराया जा सके। मनीष, जिस तरीके से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको क्या लगता है कि सरकार कोई सख्त कदम उठा सकती है? बिल्कुल, कैबिनेट बैठक में आज ये प्रमुख रूप से इस पर चर्चा होगी कि किस तरीके से जो कोविड के हालात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, और उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में लगातार कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड में भी इसको लेकर खासा अलर्ट यहाँ पर सरकार रहे, इसको लेकर बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि तमाम जो लोग यहाँ उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, किस तरीके से उनकी यहाँ पर जो परीक्षण कराया जाएगा, डबल डोज वैक्सीनेशन है, उसको लेकर हो सकता है कि सरकार सख्त गाइडलाइन आज कैबिनेट बैठक में यहाँ पर जारी करने पर मंथन करे, ताकि जो कोरोना के मामले हैं उन पर यहाँ पर रोकथाम यहाँ पर की जाए। उत्तराखंड हमें हालांकि अभी अगर एक्टिव केस की बात करें तो ज्यादा मामले अभी है नहीं, लेकिन जो मामले पिछले दिनों में कुछ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उनको रोकथाम और जो बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोग हैं उन पर विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि कोरोना के मामले उत्तराखंड में न बढ़े। इस पर कैबिनेट बैठक में यहाँ पर मंथन होगा, और कुछ एडवाइजरी भी हो सकता है कि कैबिनेट बैठक के बाद यहाँ पर जारी हो। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हल्द्वानी दौरे में भाजपा के लिए कुमाऊं मंडल की नींव को मजबूत करने का काम कर दिया है। जहां एक तरफ पीएम मोदी ने मंच से प्रदेश की जनता को करोड़ों रुपए की सौगात दी, तो वहीं विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला। देखिए ये रिपोर्ट। कुमाऊं दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में हल्द्वानी शहर भगवा रंग में रंगा नजर आया। हल्द्वानी के MBPG कॉलेज के मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही पूरा मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मंच पर पहुंचकर पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17,547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें 23 विकास योजनाएं शामिल है। 300 मेगावाट की UJVNL की लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना का शिलान्यास। 13 जिलों में जल जीवन मिशन के तहत 73 वाटर सप्लाई स्कीम की योजना का शिलान्यास। एम्स सैटेलाइट केंद्र का शिलान्यास। PMGSY के 151 मिसिंग पुल का शिलान्यास। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज की सौगात। 24 घंटे 7 दिन पेयजल आपूर्ति योजना का शिलान्यास। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत नो STP का शिलान्यास। एशियन हाईवे से नेपाल तक कनेक्टिविटी का शिलान्यास। 99 किलोमीटर कुमाऊं गढ़वाल कनेक्टिविटी नगीना से काशीपुर। 32 किलोमीटर टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर रोड का लोकार्पण। टनकपुर पिथौरागढ़ पर बैलखेत से चंपावत तक ऑल वेदर रोड का लोकार्पण। तिलोन से चुरानी तक ऑल वेदर रोड परियोजना का लोकार्पण। UJVN की 5 मेगावाट की सुरिंगड जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण। नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत रामनगर नैनीताल में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण। आज हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ तेज गति से देश को नई ऊंचाई पर ले जाने में जुटी है। आज उधम सिंह नगर जिले में एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट केंद्र और पिथौरागढ़ में जगजीवन राम सरकारी मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई है। इन दोनों अस्पतालों से कुमाऊं और तराई क्षेत्रों के लोगों को बहुत मदद मिलेगी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज को भी जल्द शुरू करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। उत्तराखंड में कनेक्टिविटी की जो बहुत बड़ी चुनौती रही है, उसे भी हम दूर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं।
वहीं इन सौगात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से बिना नाम लिए विपक्षियों पर अपनी कमान से कई तीर छोड़कर प्रहार किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष दिन रात झूठ बोल रहा है। कुछ पार्टियों ने अफवाह फैलाने का काम शुरू कर दिया है। आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है और वो दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह बनाओ, फिर उसे प्रभावित करो और उसी अफवाह को सच मान दिन रात चिल्लाते रहो। वैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। कुमाऊं मंडल में करोड़ों की सौगात देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं न कहीं कुमाऊं विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की है। अब देखना ये होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह से बड़ी बड़ी सौगात देकर जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है, उसका फायदा भाजपा को 2022 में मिलेगा या नहीं। क्या एक बार फिर से उत्तराखंड की जनता पर मोदी मैजिक काम करेगा या नहीं, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हल्द्वानी दौरे से उत्तराखंड के नेताओं ने बेहद सफल दौरा करार करने की बात कही है। उनके मुताबिक प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, उससे कुमाऊं के विकास को नई रफ्तार मिलने वाली है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी को उत्तराखंड से बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार है, स्नेह है और जब कभी भी यहाँ कोई पीड़ा और आपदा आती है तो प्रधानमंत्री जी उस समय हाजिर होते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि आज का जो एक ऐतिहासिक रैला था, प्रधानमंत्री सुनने को पूरा जगह जगह से लोग आए थे और जिस तरह उन्होंने सौगात दी है, इतिहास में पहली बार मैं कह सकता हूँ ऐसी योजना है जो कभी लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी, सोचा भी नहीं होगा। कुमाऊं में, पूरे हल्द्वानी में बहुत उत्साह है इस बात को लेकर कि लगभग 20,000 करोड़ की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री ने उनका शिलान्यास किया जिसमें हल्द्वानी के लिए विशेष करके ये आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है कि सीवर लाइन के लिए, पीने की पानी के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए, यहाँ की बिजली की व्यवस्था के लिए 2000 करोड़ कम नहीं होते। अकेले हल्द्वानी के लिए 2000 करोड़ की, इससे मैं सोचता हूँ जो हम स्मार्ट सिटी की कल्पना करते हैं, एक नए शहर की जो हमारी कल्पना है, सुख सुविधाओं वाला शहर, साफ सुथरा शहर, पार्कों का शहर, इस 2000 करोड़ से हल्द्वानी की काया पलट हो जाएगी। 2022 की बिसात के लिए 60+ का लक्ष्य हासिल करने वाली बीजेपी ने चुनावी तैयारियों में पूरी ताकत झोंक दी है। कुमाऊं में पीएम मोदी की रैली कराने का बीजेपी का क्या कुछ सियासी मकसद था, आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे और इसके साथ भी बताएंगे कि कांग्रेस के गढ़ पर कैसे सेंध मारने की भाजपा ने कोशिश की है। एक पड़ताल। उत्तराखंड राज्य गढ़वाल और कुमाऊं 2 क्षेत्रों में बटा है। गढ़वाल में 41 सीटें और कुमाऊं की 29 सीटें मिलाकर 70 विधानसभा सीटें प्रदेश में है। गढ़वाल के बाद बीजेपी का फोकस कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले कुमाऊं की 29 सीटों पर है। कुमाऊं में प्रधानमंत्री मोदी की रैली कराने के पीछे के सियासी मायनों को तलाशा जाए तो तस्वीर ये उभर कर आती है कि बीजेपी ने कुमाऊं की सीटों पर सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश की है। कुमाऊं में प्रधानमंत्री मोदी की रैली कराने के लिए बीजेपी ने हल्द्वानी को ही क्यों चुना, इसके पीछे भी राजनीतिक कारण है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के निधन और यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापसी के बाद से बीजेपी की नजर हल्द्वानी सीट के साथ साथ आसपास की सीटों पर बना है।
पीएम मोदी के हल्द्वानी में कराई गई रैली के जरिए बीजेपी तराई सीटों को भी फोकस करना चाहती है, जो किसान आंदोलन की वजह से छिनने का डर बीजेपी को सता रहा है। अब भाजपा किसानों को अपने पक्ष में करने में जुटी है। 17,500 करोड़ की सौगात तो प्रधानमंत्री मोदी कुमाऊं को दे गए हैं और उनकी रैली में उमड़ी जनता की भीड़ से पार्टी के दिग्गज चुनाव में अपनी जीत को तय मान बैठे हैं। लेकिन कुमाऊं की सीटों के समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी के कितने काम आएगी, ये तो चुनावी परिणाम ही तय करेंगे। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलौर में यशपाल आर्य ने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और भाजपा सरकार को दलित विरोधी सरकार के साथ ही झूठे जुमलों वाली सरकार बताया। संबोधन में उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए आर्य पूरी तरीके से तैयार है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के लिए समर्थन भी जुटाया। खुशी मिली है, हमारा जो समाज है, दलित समाज, शोषित समाज, वंचित समाज आज यहाँ पर पूरे एक जन सैलाब के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये इस बात का संकेत है कि हमारे समाज की, दलित समाज की आस्था, विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है और हमारे समाज का विश्वास, दलित समाज का विश्वास कांग्रेस पर बना हुआ है। आज इस बात का संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खटीमा विधानसभा से बसपा के पूर्व प्रदेश प्रभारी और जिला पंचायत सदस्य अरविंद कुमार ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ ही कांग्रेस नेता यशपाल आर्य, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अरविंद कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। पार्टी नेताओं ने कहा कि अरविंद कुमार के आने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी और भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए ताकत भी मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी की भी एक विचारधारा है, वो विचारधारा है कि मानव एक समान, सबको समानता का अधिकार मिले और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैंने एक चीज़ परखा कि इन चीज़ों की अगर पूर्ति की जा सकती है तो वो कांग्रेस पार्टी में जाकर के की जा सकती है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। महंगाई, बेरोजगारी से निजात दिलाने के लिए ज़रूरी है कि कांग्रेस पार्टी का प्रदेश में आना, देश में आना, इसलिए अरविंद भाई ने बहुत सोच समझकर आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अरविंद भाई के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से हमें खटीमा क्षेत्र के साथ साथ उधम सिंह नगर जिले और हरिद्वार में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा और कांग्रेस के साथ आने वाले समय में आपको बहुजन पार्टी, बसपा के बहुत सारे बड़े नेता शामिल होते हैं। भगवानपुर में बसपा ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें कार्यक्रम में हाल फिलहाल में भाजपा छोड़ बता दे बसपा में शामिल हुए सुबोध राकेश ने भी कई लोगों को बसपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। साथ ही आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता से आशीर्वाद भी मांगा। जन सैलाब क्या कह रहा है? आप सही बताओ, ये जन सैलाब क्या कह रहा है? परिवर्तन चाहता, भाजपा और कांग्रेस को दोनों को देख लिया। इस बार बीएसपी की सरकार बनाना उत्तराखंड स्टेट की जनता चाहती है कि इस बार जो है बीएसपी की सरकार। अब बात स्वास्थ्य की करते हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट आई जिसने स्वास्थ्य सूचकांक में ये बात साबित करी कि उत्तराखंड एक पायदान और नीचे खिसक गया है। जहां उत्तराखंड में पिछले साल 14वीं रैंक को हासिल किया था तो इस बार 15वें पायदान पर पहुंच चुका है। हालांकि क्रमिक सुधार में ये मामला सामने आया है कि उत्तराखंड 13वें पायदान पर है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बात कही है कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की उत्तराखंड में काफी कमी है। एक रिपोर्ट। नीति आयोग ने देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मानक पर चौथे सर्वे की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड को उन 4 राज्यों में शामिल किया गया है जिनकी श्रेणी नीचे गिरी है। हालांकि क्रमिक सुधार में उत्तराखंड ने 0.58 अंक का इजाफा किया है। कुल 44.21 अंक लेकर भी राज्य एक पायदान नीचे खिसक गया है। लिंगानुपात में प्रदेश को 1000 बालकों में 840 बालिकाओं के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य में शामिल किया गया है। कार्यालयों में आईटी के इस्तेमाल के मामले में भी उत्तराखंड को पिछड़े राज्यों में शामिल किया गया। इसके साथ ही फर्स्ट रेफरल यूनिट के मामले में भी प्रदेश में 21.7% की गिरावट दर्ज की गई है। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी प्रदेश का प्रदर्शन खराब रहा। सुशासन और सूचना प्रसार के क्षेत्र में उत्तराखंड 11वें स्थान पर रहा है।
वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के मामले में उत्तराखंड 6ठे स्थान पर है। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा दर्शाई गई है। उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन भी किया। इनमें जिला अस्पतालों की संख्या, मृतकों की सूचना दर्ज करने के साथ टीबी के मामलों की सूचना रखना शामिल है। नीति आयोग की रिपोर्ट में उत्तराखंड राज्य का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। हालांकि तसल्ली देने के लिए इतना काफी है कि अन्य कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड ने किया है, लेकिन राज्य के लिए चुनौतियां कम नहीं है। विकास को लेकर सरकार काम तो कर रही है, लेकिन इन कामों में और गंभीरता लाने की जरूरत है ताकि खिसकने के साथ उत्तराखंड विकास के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ सके। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले 4 साल से देहरादून नगर निगम क्षेत्र में एलईडी लाइट की मेंटेनेंस का काम देख रही संस्था ने 1 जनवरी से कार्य ठप करने की चेतावनी दी है। ये चेतावनी कंपनी का भुगतान न होने पर दी गई है। अगर समय रहते नगर निगम ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो इस लापरवाही का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। एक रिपोर्ट। जब से देहरादून में ईईएसएल ने एलईडी लाइट लगाने का काम शुरू किया है, तभी से ईईएसएल सवालों के घेरे में घिर गई है। इसी को लेकर नगर निगम की तरफ से कई बार कंपनी को नोटिस भी भेजा जा चुका है और चेतावनी भी दी गई है। लेकिन अब ईईएसएल कंपनी का जिस आस्था इलेक्ट्रिकल कंपनी से लाइटों की मेंटेनेंस को लेकर टाइप किया हुआ था, उसके साथ भी भुगतान को लेकर तकरार शुरू हो गई है। आस्था इलेक्ट्रिकल के एमडी कमल मित्तल ने बताया कि उनकी कंपनी द्वारा एलईडी लाइट का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है, लेकिन उनके भुगतान में लगातार देरी हो रही है, जिसकी वजह से अब उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, जिसे देखते हुए अब उन्होंने 1 जनवरी तक भुगतान न होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी है। ईएसएल से मीटिंगें भी की और उनको लिखित में भी अपने प्रार्थना पत्र दिए, परंतु उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमने ईएसएल को फाइनल नोटिस दे दिया है कि अगर हमारी राशि 1 जनवरी 2022 से पहले रिलीज नहीं की जाती, और इसकी सूचना हमने अग्रिम रूप से नगर निगम को भी दे दी है कि हम 1 जनवरी 2022 से स्ट्रीट लाइट के लगाने और उनकी देखभाल से संबंधित सारे कार्य बंद कर देंगे। वहीं नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि आस्था इलेक्ट्रिकल का एक शिकायती पत्र नगर निगम को मिला है, जिसके आधार पर अब नगर निगम ने ईईएसएल कंपनी को एक नोटिस भेजकर समय से भुगतान करने की भी बात कही है। इसके लिए ईएसएल को एक पत्र प्रेषित कर दिया गया कि आस्था द्वारा हमें एक पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उनके द्वारा भुगतान के संबंध में हमें बताया गया। तो हमने ईएसएल को इस संबंध में सूचित कर दिया कि अगर भविष्य में इस तरह की कोई संभावना बनती है कि उनके द्वारा कार्य रोका जाता है, तो उसकी सारी जिम्मेदारी ईएसएल की होगी, और इसके लिए वो अपने संसाधनों के माध्यम से इस चीज को दुरुस्त कर ले। अब देखना ये होगा कि नगर निगम के नोटिस के बाद ईईएसएल कंपनी भुगतान करेगी या नहीं, और अगर नहीं किया तो क्या इसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सचिवालय में सीएम की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक जारी। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सरकार ले सकती है सख्त फैसला। नए साल के जश्न के बीच बड़ा कोरोना का खतरा। 24 घंटे में 59 नए संक्रमित मिले। प्रदेश भर में मरीज, 255 एक्टिव केस। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए देहरादून में एंट्री के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट जरूरी। डीएम ने जारी किया आदेश। और पीएम मोदी की रैली से भाजपा के एक तीर से 2 वार। कुमाऊं में 29 सीटों पर सियासी समीकरणों को साधने की कोशिश। विपक्षियों पर भी किए खूब सियासी वार।
देवभूमि उत्तराखंड के निवासियों के लिए रोजगार के साथ साथ प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनने का सुनहरा अवसर। प्रदेश में पर्यटन और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शुरू की है ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना, जिसके तहत अधिसूचित ट्रैकिंग रूट के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गाँव के निवासी अपने घर के खाली कमरों को प्रदेश में ट्रैकिंग रूट्स के लिए आने वाले पर्यटकों के सुविधार्थ खोलकर प्रति कक्ष नव निर्माण हेतु 60,000 एवं पूर्व निर्मित कक्ष की साज सज्जा हेतु 25,000 रुपए की राजकीय सहायता प्राप्त कर आमदनी का अतिरिक्त जरिया बना सकते हैं। तो देर न करें, ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे योजना का लाभ उठाएं, अपने परिवार, गांव और प्रदेश की तरक्की में हाथ बटाएं। योजना से जुड़ने या योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आज ही अपने जिला पर्यटन विकास अधिकारी अथवा जिला अधिकारी कार्यालय से संपर्क करें। उत्तराखंड सचमुच स्वर्ग।